साथियों नमस्कार। युवा सृजन संवाद के इस डिजिटल पेज पर आपका बहुत स्वागत है, अभिनंदन है। एक अरसे बाद हम आपसे मुखातिब हैं और मुखातिब होने का एक खास जो अवसर है वो ये है कि कल प्रेमचंद की जयंती है। प्रेमचंद जयंती की पूर्व संध्या पर हम आपसे कुछ बातचीत करना चाहते हैं और बातचीत का ये सिलसिला शुरू करेंगे। हमारे बीच बहुत ही ख्यातनाम, हमारे प्रिय प्रसिद्ध कवि और आलोचक विजय बहादुर सिंह जी। आप सभी परिचित हैं और एक अरसे से उनकी ज्ञान मीमांसा, उनके ज्ञान, उनके व्यक्तित्व, आलोचकीय व्यक्तित्व और कवि व्यक्तित्व से हम सब परिचित रहे। तो जब भी हमारे बीच किसी विषय को लेकर आते हैं तो एक अपने खास अंदाज और तेवर में उस बातचीत को रखते हैं और निश्चित तौर पर उससे हमें एक नई रोशनी मिलती है। ऐसी रोशनी जो आज के समय में, इस समय में बहुत जरूरी है। मैं इस बात का जिक्र करना चाहूंगा कि आप देख रहे हैं कि इधर पिछले कई महीनों से या वर्षों से कह लें, उनकी चिंता के केंद्र में आज का समय है और अनेक संदर्भों से, अनेक आख्यानों से, अनेक पौराणिक कथाओं और मिथकों के माध्यम से वो अपनी बात रखते हैं और सही मायने में, सच्चे मायने में जो भारतीयता है उस भारतीयता को बार बार रेखांकित करते हैं, हमारे सामने लाते हैं। इस सही मायने में हमारी संस्कृति क्या रही है, किस तरह की संस्कृति के वारिस हम हैं और उस संस्कृति को कैसे हमें, उस सभ्यता को कैसे हमें, उस भारतीयता को कैसे हमें बचाना, वो बचाने वाले लोग कौन हैं और उस संस्कृति को, उस भारतीयता को, उस सभ्यता को खतरे में डालने वाले लोग कौन हैं, इसकी ठीक ठीक पहचान करना। लगभग वो वही काम कर रहे हैं जो अपने जमाने में, अपने समय में प्रेमचंद और प्रसाद कर रहे थे। प्रसाद की जो भारतीय दृष्टि है, जो विश्व दृष्टि है, उसको नए सिरे से खोजना, रेखांकित करना, हम सब के सामने लाना और इस पुस्तक के रूप में, जो पुस्तक आपके सामने मैं दिखा रहा हूं, ये पुस्तक जो जातीय अस्मिता के प्रश्न और जयशंकर प्रसाद, ये बहुत महत्वपूर्ण काम है, मानीखेज काम है और मैं कहता हूं कि ये माइलस्टोन काम है जो जयशंकर प्रसाद को नए सिरे से रिट्रेस करते हैं, देखते हैं, वहां से रोशनी प्राप्त करते हैं जिससे कि हम आगे की राह को देख सकें। आप सभी जानते हैं कि उन्होंने बहुत महत्वपूर्ण काम किया। आलोचना में छायावाद उनका प्रिय विषय रहा है। छायावाद के कवि, महादेवी के काव्य का नेपथ्य, नागार्जुन का रचना संसार, नागार्जुन संवाद, नागार्जुन को बिल्कुल नए सिरे से व्याख्यात करना, सामने लाना, ये काम वो करते रहे और नागार्जुन से उनका बहुत गहरा आत्मीय रिश्ता रहा है। वो बार बार उस रिश्ते का भवानी प्रसाद मिश्र पर जबरदस्त काम किया है उन्होंने। कविता और संवेदना, उपन्यास समय और संवेदना, नंदुलारे वाजपेयी, मुक्ति संघर्ष तथा लेखक की भूमिका तथा लोकप्रिय कविता की कसौटियां, नंदुलारे वाजपेयी, भवानी प्रसाद मिश्र, दुष्यंत कुमार की रचनावलियों का बहुत कुशलता के साथ और बहुत गंभीरता के साथ उन्होंने संपादन किया। इसके अलावा आलोचक का स्वदेश जो जीवनी है, नंदुलारे वाजपेयी जी को अगर समझना है तो इसको पढ़ना बहुत जरूरी है। वह मणियारा सांप संशोधनात्मक आलोचना है। कविता में उन्होंने अपनी मजबूत पहचान बनाई है, विरल पहचान बनाई है, जिसमें मौसम की चिट्ठी, पृथ्वी का प्रेम गीत,
पतझड़ की बांसुरी, शब्द जिन्हें भूल गई भाषा, जो बहुत महत्वपूर्ण काव्य संग्रह है, अर्धसत्य का संगीत, लंबी कविता भीमबैठका, और इसके अलावा आजादी के बाद के लोग, आओ खोजें एक गुरु, तथा स्कूल दूसरा, घर शिक्षा और समाज संबंधी चिंतन वो लगातार कर रहे हैं। सबसे बड़ी बात है कि जब निर्भय होकर और निडर होकर हमें कुछ कहना है, तो हमें एक आवाज, एक बुलंद आवाज विजय बहादुर सिंह जी की सुनाई देती है, जब लगातार वो अपने लेखों के, अभी कुछ दिन पहले उन्होंने लेख लिखा और लगातार लिखते रहते हैं, जो बड़ी शिद्दत के साथ पढ़े जाते हैं, चर्चा होती है कि हाँ ये रास्ता हो सकता है। प्रेमचंद के साथ होना, प्रसाद के साथ होना, प्रतिरोध की भूमिका में होना, इन दोनों के साहित्य का अवगाहन करना, इनकी कृतियों से परिचित होना या इनके साहित्य को पढ़ना मनुष्यता के पक्ष में खड़ा होना है। ये ऐसे रचनाकार हैं जो एक ही समय की, क्योंकि प्रेमचंद का समय भी छायावाद का समय है, 1880 में पैदा हुए, 1936 में मृत्यु हो गई। दोनों रचनाकारों को बहुत ज्यादा समय नहीं मिला, उसी बनारस में रहते हुए, वहीं लमही है वहीं बनारस है, इनके व्यक्तित्व की निर्मित कैसे हुई है, कौन से कारक प्रेरक व्यक्तित्व थे, परिस्थितियां थी, समय था, जिन्होंने इन दोनों व्यक्तित्वों को हमारे सामने लाए, उनकी निर्मित में सहायक रहे। इसी पर बातचीत के लिए हमने आज आदरणीय विजय बहादुर सिंह जी को आमंत्रित किया है, और ये बातचीत हमने आज इसलिए रखी कि उन्होंने बताया कि कल विदिशा जाना है उनको, और वहाँ एक कार्यक्रम है 4 तारीख को इलाहाबाद में, हिंदी विभाग में वो हमारे बीच में होंगे और तुलसी पर बातचीत करेंगे, और हम उनसे रूबरू मिल सकेंगे, उनसे बातचीत कर सकेंगे। तो युवा सृजन संवाद अपने विशेष व्याख्यान की इस श्रृंखला में प्रेमचंद और प्रसाद के व्यक्तित्व को, उनके साहित्य और व्यक्तित्व की निर्मित के बारे में कुछ सूत्र हमें आज जरूर मिलेंगे। मेरी आवाज आ रही है। मैं बहुत आदर और सम्मान के साथ आदरणीय विजय बहादुर सिंह जी को आज व्यक्तित्व, प्रसाद और प्रेमचंद पर बोलने के लिए सादर आमंत्रित करता हूं। आप लोग उनके वक्तव्य के लिए जुड़े रहें। ये तकनीक का मामला है, इंटरनेट का मामला है, कहीं कोई अगर बाधा होती है तो हम पुनः जुड़ेंगे, कोई व्यवधान आएगा तो जुड़ते रहेंगे और इस व्याख्यान को हम सुनते रहेंगे। हेलो, आप सुन पा रहे हैं मुझे भदौरिया जी? आवाज आवाज आ रही है? आवाज आ रही है सर, आवाज आप सुनाई शुरू पड़ कर रही है आपको सकते हैं। मेरी? हाँ आवाज आ रही है सर, आप शुरू कर सकते हैं। आप शुरू करिए सर। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद। जी ये बीच बीच में ये इंटरनेट जा रहा है, इसमें तो अपन कुछ नहीं कर। हाँ आप बोलिए सर, बोलिए, आ जाएगा, बोलिए सर। हेलो, हाँ निधि जोड़ रहे हैं। सबसे तो पहले मैं हाँ सूर्या जी के लिए
आभार प्रकट करता हूं जिन्होंने प्रेमचंद जयंती के बहाने मुझे अवसर दिया आप प्रबुद्ध श्रोताओं से बात करने के लिए। दूसरी बात ये कि मैं जिन लोगों पर आज बात करने जा रहा हूं, पता नहीं मैं उन लोगों के व्यक्तित्व पर बात करने के लिए योग्य हूं कि नहीं। कारण यह है कि वे हिंदी की दो महान प्रतिभाएं हैं, और न केवल दो महान प्रतिभाएं हैं बल्कि उन्होंने अपने अपने ढंग से अपने जमाने को समझने की और उसे व्याख्यायित करने की, प्रतिबिंबित करने की जो कोशिशें की हैं, वो अब हमारे लिए अमर उपलब्धियां बन चुकी हैं। मैं बात कर रहा हूं प्रेमचंद की और जयशंकर प्रसाद की, जिनसे हिंदी का शायद ही कोई ऐसा पाठक हो, प्रेमी हो, जो अपरिचित हो। ये दोनों ऐसी विभूतियां हैं जिन्होंने हिंदी को अपनी अमर कृतियां दी हैं। मैं आपको याद दिलाऊं तो प्रेमचंद ने हमें गोदान दिया, कफन कहानी दी, सदगत जैसी कफन कहानी दी, सदगत जैसी कहानी दी, गोदान जैसा उपन्यास दिया, रंगभूमि और गबन जैसा उपन्यास दिया। तो प्रसाद ने भी हमें झरना दिया, आंसू दिया, चंद्रगुप्त नाटक दिया, स्कंदगुप्त नाटक दिया, ध्रुवस्वामिनी नाटक दिया और ढेर सारी कहानियां दी। इसलिए ये दो बड़े लोग हैं और जिनको लेकर हम हिंदी वाले अक्सर होना पसंद करते हैं, क्योंकि आधुनिक हिंदी की पहचान में अगर दो ही सृजनात्मक लेखकों को चुनना पड़े तो हमें इन्हीं दोनों को चुनना पड़ेगा। ये बात मैं इसलिए कह रहा हूं कि हम जानते हैं कि हमारे यहाँ मैथिली शरणगुप्त भी हैं, हमारे यहाँ अज्ञेय भी हैं, लेकिन इन दोनों के मुकाबले और इनकी बराबरी में बैठने वाले दूसरे लेखक नहीं हैं। तो इसलिए मैं इनकी चर्चा करने जा रहा हूं। दूसरी बात जो मैं कहना चाहता हूं कि प्रेमचंद कभी भी जिंदगी में कविता लिखने की तरफ नहीं गए। उनके पास इसलिए कहानियां हैं और उपन्यास हैं और ढेर सारा अपने जमाने से संवाद है और उस जमाने को रास्ता दिखाने की कोशिशें हैं। लेकिन जयशंकर प्रसाद कविता से शुरू करते हैं, फिर नाटक के पास जाते हैं, कहानी के पास जाते हैं, उपन्यास भी लिखते हैं, जिसको आप लोग शास्त्रों में बहुमुखी प्रतिभा कहते हैं, वैसी प्रतिभा। और एक और बात जो हम लोगों को सोचने में आती है कि प्रेमचंद का गोदान भी 36 में आता है, 1936 में, और कामायनी 1935 में प्रसाद लिख करके पूरी करते हैं और वो 1937 में प्रकाशित होती है। अगर आज भी हिंदी साहित्य की दो महानतम कृतियां ही चुननी हो तो हमें 35 और 36 में ही जाना पड़ेगा। तो इसलिए मुझे लगता है कि इन दोनों की चर्चा बेहद महत्वपूर्ण है इस अवसर पर। और यह भी आपको याद ही होगा, और न याद हो तो मैं याद दिलाना चाहता हूं कि दोनों एक ही शहर में रहते थे, बनारस में, और मुलाकात हो जाने के बाद दोनों एक ही पार्क में टहलते थे, बीनियाबाद पार्क में। एक ही डॉक्टर से वे दवाएं लेते थे और उनकी निकटता कैसी थी इसकी चर्चा मैं बाद में करूंगा। तो ये प्रेमचंद और प्रसाद को देखने और सुनने और समझने का एक अवसर है जिसका लाभ लेते हुए हम इस पर विचार करना चाहेंगे। एक और बात भी जो मैं कहना चाहता हूं
कि एक ही शहर में रहते हुए प्रेमचंद और प्रसाद की मुलाकात जीवन के अंतिम दिनों में हुई। यह अलग बात है कि प्रेमचंद प्रसाद को जानते थे और प्रसाद भी प्रेमचंद को जानते थे, लेकिन दोनों की मुलाकातें काफी बाद में होती हैं, और सो भी एक होम्योपैथ डॉक्टर के मार्फत, जिसकी डिस्पेंसरी में अचानक ये दोनों पहुंच गए थे। उन डॉक्टर का नाम था एच सिंह। वो रंगून में कोई नौकरी करते थे और छोड़ छाड़ के वहां से आए थे और फिर होम्योपैथी करने लगे थे। और प्रसाद जी के अंतिम दिनों में, अंतिम क्षणों में वह उनकी मृत्युशैया के करीब भी थे। उन डॉक्टर का एक रिश्ता हिंदी साहित्य की एक और बड़ी लेखिका और कवित्री से जुड़ता है, जिनका नाम सुभद्रा कुमारी चौहान है। उनकी जो बहन थी कमला कुमारी चौहान, वही डॉक्टर एच सिंह की पत्नी थी। तो ये एक रिश्ता और था जिससे ये त्रिकोण सा बनता है। प्रेमचंद की चर्चा 1936 के बाद निरंतर होती रही, कुछ ज्यादा ही हुई। प्रसाद विश्वविद्यालयों में पढ़ाए जाते रहे। प्रेमचंद तो खैर कहानी और उपन्यास के पाठ्यक्रम में ही पढ़ाए जाते रहे, लेकिन जयशंकर प्रसाद कहानीकार के रूप में भी पढ़ाए जाते रहे, नाटककार के रूप में भी पढ़ाए जाते रहे, कवि के रूप में तो पढ़ाए जाते रहे ही। तो इस रूप में हिंदी का जो पाठक समाज है विश्वविद्यालय का और स्कूली पाठक समाज है, वो तो दोनों से परिचित। लेकिन बाद में हिंदी आलोचना ने अपना जो रुख अख्तियार किया, उसमें लगा कि प्रसाद उतने में महत्वपूर्ण समाज के लिए नहीं है जितने महत्वपूर्ण प्रेमचंद हैं। और उसका कारण शायद ये रहा हो कि प्रेमचंद में विचार का तत्व बहुत ज्यादा है और जयशंकर प्रसाद में अनुभूतियों का, संवेदनाओं का, कल्पनाओं का, भावनाओं का और सपनों का अंश ज्यादा है। हालांकि मैं नहीं कहता कि प्रेमचंद सपना नहीं देखते थे, सपना प्रेमचंद भी देखते थे, लेकिन प्रेमचंद उतनी दूर तक जाकर के सपना नहीं देखते थे जितनी दूर तक जाकर प्रसाद सपना देखते थे। एक और बात मैं कहना चाहता हूं कि प्रेमचंद का रिश्ता गांव से था और जयशंकर प्रसाद का रिश्ता शहर से था। बनारस के पास 4-6 किलोमीटर दूर जो लम्ही गांव है, प्रेमचंद वहीं पैदा हुए थे, वहीं पले पुसे थे। इसलिए उनका जीवन कभी गांव में गुजरता था, कभी बनारस में गुजरता था, कभी वो नौकरी में लखनऊ या कानपुर रोज चले जाते थे, लेकिन मूल चेतना उनकी गांव से बनी थी। जयशंकर प्रसाद की मूल चेतना गांव से नहीं बनी थी। लेकिन फिर भी जब दोनों की मुलाकात हुई तो दोनों की जो गहरी दोस्ती हुई, उस दोस्ती के बारे में काफी कुछ लिखा गया है। कुछ तो प्रेमचंद की चिट्ठियों से पता लगता है, कुछ प्रेमचंद ने जो जैनेन्द्र को चिट्ठियां लिखी हैं उनसे पता लगता है, कुछ जो बनारसी दास चतुर्वेदी को लिखी हैं उनसे पता लगता है, कुछ सीधे सीधे जो प्रसाद जी को लिखी हैं उनसे पता लगता है। और जो प्रेमचंद के पुत्र अमृत राय ने कलम का सिपाही में उनके बारे में लिखा है, जिसे मैं भी बारे में आपको पता लगेगा, क्योंकि दोनों की अंतरंगता जो है वो जब हुई उसके बाद दोनों एक दूसरे के बारे में कैसा सोचते थे, कैसा रिएक्ट करते थे, कितनी दूर तक जाकर अपना अधिकार भाव जताते थे, अपना प्रेम भाव जताते थे। इसके लिए सबसे पहले मैं आपको जो कलम का सिपाही है अमृत राय का लिखा हुआ पेज 212 पर जो
उन्होंने लिखा है, मैं उसका एक अंश आपको सुनाना चाहता हूं। आप जरा देखें कि अमृत राय अपने पिता के बारे में क्या लिख रहे हैं। ये प्रसंग है जब प्रेमचंद बनारस में प्रेस चला रहे थे और उसके बाद वह वहीं पास में रहते थे, उसी शहर में। वो एक वर्णन है जो अमृत राय दे रहे हैं। मैं याद दिलाने के लिए आपको वो वर्णन पढ़ करके सुना रहा हूं। शाम हुई, प्रेस का काम खत्म हुआ और मुंशी जी यानी वह अपने पिता प्रेमचंद को कह रहे हैं, मुंशी जी कंपनी बाग के पास वाले चौराहे पर जा खड़े हुए, एक ऐसे इक्के की तलाश में जिस पर एक ही सवारी की जगह बची हो और जो छावनी की ओर जाता हो। छावनी से यानी कचहरी से ऐसे ही किसी एक सवारी वाले देहात के इक्के पर बैठकर आगे की मंजिल तय होगी। यानी जिन दिनों वो देहात में होते, शहर में रहने पर गर्मी की छुट्टियां खत्म होते ही मुंशी जी बेनियाबाग के मकान लेकर रहने लगे। बड़े लड़के ने क्वींस कॉलेज में, बड़े लड़के का मतलब प्रेमचंद के बड़े बेटे, साइंस लेकर इंटर में नाम लिखा लिया था और छोटे ने दयानंद स्कूल में 7वें दर्जे में। बड़े बेटे का नाम था श्रीपत राय और छोटे बेटे का नाम था अमृत राय, और ये सब अमृत राय ही लिख रहे हैं। सवेरे चाहे इक्का कर भी लें, मगर शाम को ये खर्च उन्हें बिल्कुल फिजूल मालूम होता और वो चौक से कुछ फल फलेरी पान वान लेकर पोटली को छाते के एक सिरे पर लटकाकर, इस बिंब को आप पकड़ने की कोशिश करें जैसे गांव वाले बाजार जाते हैं और वहां से सामान लेते हैं और कभी लाठी के कोने पर लटकाकर कंधे पर रख के चल पड़ते हैं। प्रेमचंद छाते से वो काम लेते थे पोटली लटकाने का, और छाता लाठी की तरह कंधे पर रखा के छैलों का आवागमन शुरू हो गया रहता। राजा दरवाजा कबूतर बाजार होते हुए घर पहुंच जाते। चौक से दाल मंडी में घुसते ही एक गली दाहिने को फूटती है। यह नारियल वाली गली है। इसमें दाखिल होते ही बाईं तरफ सुगनी साहू की पुरानी और मशहूर तंबाकू की दुकान है, जिस पर प्रसाद जी अक्सर 2-4 साहित्यिक मित्रों के साथ बैठे मिलते। मुंशी जी का तो वह रास्ता ही था। कभी वह भी 10-5 मिनट बैठ लेते, पान के 2-4 बीड़े मुंह में डालते, मैं खुशबूदार जाफरानी तंबाकू के 2-1 चुटकुला छोड़ते और अपनी राह लगते। 2-1 बार प्रसाद जी ने ये वाक्य ध्यान रखने का है जो कह रहे हैं। 2-1 बार प्रसाद जी ने उनके इस ठेठ देहाती हुलिये पर आपत्ति भी की। मुख्य बात यह है कि प्रसाद जी का जो अभिजात सौंदर्य बोध था, उससे प्रेमचंद का जो खुला फैला देहाती सौंदर्य बोध था बिल्कुल अलग था, लेकिन दोस्ती बहुत गहरी थी। 2-1 बार प्रसाद जी ने उनके इस ठेठ देहाती हुलिये पर आपत्ति भी की, लेकिन मुंशी जी के पास उसका एक ही जवाब था, जोर का एक ठहाका। ये जो लिख रहे हैं इससे दोनों के व्यक्तित्वों का पता लगता है कि दोनों के व्यक्तित्व में मौलिकता भी थी और स्वतंत्र स्वाधीनता भी थी। लेकिन मैं एक दूसरा उदाहरण भी आपको सुनाना चाहता हूं जो ज्ञानचंद जैन ने लिखा है, और यह पुस्तक है अंतरंग संस्मरणों में जयशंकर प्रसाद। यह पुस्तक अभी तो बाजार में उपलब्ध नहीं है, लेकिन आपके विश्वविद्यालय में जरूर होगी, उसको आप देख सकते हैं। इसमें ज्ञानचंद जैन लिख रहे हैं कि कुछ ही दिन पहले मैं प्रेमचंद से मिला था। मैं मन ही मन प्रेमचंद और प्रसाद की तुलना करने लगा।
प्रेमचंद के व्यक्तित्व में पहली दृष्टि में तनिक भी असाधारणता नहीं दृष्टिगोचर होती थी। यानी जो अमृत राय ने लिखा है, लगभग उसी बात को ये अपने शब्दों में दोहरा रहे हैं कि प्रेमचंद के व्यक्तित्व में पहली दृष्टि में तनिक भी असाधारणता दृष्टिगोचर नहीं होती थी। वेशभूषा, आकृति, प्रकृति, बातचीत, सब में प्रेमचंद जी आम आदमी से तनिक भी अलग नहीं पड़ते थे। फिर भी उस साधारण से लगने वाले असाधारण व्यक्ति की आंखों में एक पैनी चमक थी, वह जैसे पारदर्शी शक्ति रखती थी। प्रेमचंद जी जब आपकी ओर देखते थे तो ऐसा लगता था कि उनकी आंखें आपके अंतरतम में प्रवेश कर रही हैं। ठहाका लगाता था कि कमरे की दीवारें हिल जाएंगी। उनकी खरी ईमानदारी और सच्चाई उनके एक एक हाव भाव में टपकती थी। ज्ञानचंद जैन जी दोनों से मिले थे, इसलिए उन्होंने ये प्रेमचंद जी की छवि वर्णित की। अब जरा उन्हीं के द्वारा प्रसाद जी वाली छवि के बारे में सुनिए कि प्रसाद जी के अंग अंग से उनकी विशिष्टता झलकती थी। उनका तेजोमय मुखमंडल, उनके तेजोमय मुखमंडल पर उनके ऐश्वर्यपूर्ण जीवन की छाप थी। उनकी मननशीलता की सूचना देने वाला उनका उन्नत भाल, उनके चरित्र की दृढ़ता प्रकट करने वाली उनकी पुष्ट ठोड़ी, उनकी रसिकता के सूचक उनके कोमल पतले होठ, उनके कलाकार होने के परिचायक उनकी सुकोमल लंबी उंगलियां उनके व्यक्तित्व को असाधारणता प्रदान करती थी। जीवन के कठोर संघर्षों ने उनके मुखमंडल पर अनेक रेखाएं खींच देती, किंतु जब वे साहित्य चर्चा अथवा काव्य पाठ में मगन हो जाते थे तो सारी कठोर रेखाएं न जाने कहां तिरोहित हो जाती थी और मुखमंडल पर एक कोमल स्निग्धता तैरने लगती थी। ये है, लेकिन फिर आगे भी वे लिख रहे हैं कि प्रसाद जी की सरस मधुर बातों ने मन बांध लिया। उनमें मैंने एक और विशेषता देखी, उनमें आत्मश्लाघा अथवा अहमन्यता छू तक नहीं गई थी। साहित्यकार चाहे छोटा हो या बड़ा, नया हो या पुराना, वे सबको समान आदर प्रदान करते थे और उसके साथ समता का व्यवहार करते थे। उनके उठने, बैठने, बात करने, प्रत्येक व्यवहार में शिष्टता की मोहक झलक थी। वह व्यक्ति से अपनी दूरी बनाए रखते हुए भी अपनी सहृदयता की छाप उसके हृदय पर लगा देते थे। ये जो बात है, ये दोनों के व्यक्तित्व के अंतर को स्पष्ट करती है। आप ये देखें कि एक ही शहर में, एक ही जमाने में ये दो महान लेखक अपनी अलग अलग दृष्टियों के साथ अपने अलग जीवन स्वप्नों के साथ उसी बड़े राष्ट्रीय आंदोलन के हिस्से थे, जिस बड़े आंदोलन का नेतृत्व गांधी जी कर रहे थे। और ये तो सब जानते हैं कि प्रेमचंद ने गांधी के प्रभाव में आकर अपनी नौकरी गोरखपुर में छोड़ दी थी। जिन लोगों ने उनकी आत्मकथा का वो टुकड़ा पढ़ा है जो आत्मकथांक में है हंस के, उसमें प्रेमचंद ने लिखा है कि जब मैंने नौकरी छोड़ दी तो मेरा स्वास्थ्य और अच्छा हो गया। आजकल लोग नौकरी छोड़ने पर आत्महत्या के बारे में सोचने लगते हैं या कुंठित हो जाते हैं, या जीवन उनके लिए एक निराशा का सोपान बन जाता है। लेकिन प्रेमचंद नौकरी छोड़ रहे हैं जबकि उनके ऊपर गृहस्थी का बोझ है, लेकिन लिख रहे हैं अपनी आत्मकथा में कि मैंने जब नौकरी छोड़ी तो मैं जो पेट का मरीज था
और स्वस्थ हो गया। ये प्रेमचंद हैं जिनमें बेफिक्री है, निश्चिंतता है। प्रसाद का जैसा जीवन था वह वैसा नहीं था। ये जो उदाहरण मैंने आपको पढ़ के सुनाया, अभी एक उदाहरण मैं और सुनाऊंगा जो बहुत बड़े लेखक रामवृक्ष बेनीपुरी का है। उन्होंने अलग ढंग से इन बातों को कहा है। उन्होंने दोनों के प्रदेय को अलग ढंग से प्रस्तुत किया है। वो बात की बात है। लेकिन प्रेमचंद और प्रसाद को लेकर के जो 2-3 बातें बहुत महत्वपूर्ण ढंग से हिंदी साहित्य में दोहराई जाती हैं, उन बातों का जिक्र मैं जरूर करना चाहता हूं। पहली बात यह है कि प्रेमचंद ने जयशंकर प्रसाद के स्कंदगुप्त को लेकर जो 29-30 के आसपास छपा था, उसको लेकर जो नाटक था, जो प्राय एमए की कक्षाओं में पाठ्यक्रम में रखा जाता है, पढ़ाया जाता है, उसको लेकर उन्होंने, प्रेमचंद ने ये बात लिख दी थी माधुरी में, तब वो माधुरी के संपादक थे, कि जयशंकर प्रसाद तो प्रायः गड़े मुर्दे उखाड़ते हैं। और उनका ये वाक्य इतना कालजयी हो गया कि आज भी हिंदी साहित्य के आलोचकों को और सहृदय पाठकों को भूलता नहीं। लेकिन प्रसाद जी ने इसका कोई जवाब नहीं दिया। प्रसाद जी अपना काम करते रहे। उसी जमाने में, जिसको हम भारत का अतीत कहते हैं, या भारत का बौद्ध काल कहते हैं, या भारत का बौद्ध और ब्राह्मण संघर्ष का काल कहते हैं, उस काल को प्रसाद ने छोड़ा नहीं। प्रसाद बार बार वहां जाते रहे और उसी अतीत से जाकर के स्वाधीनता की लड़ाई लड़ते हुए भारत को नई ऊर्जा से संपन्न करते रहे। इसका एक प्रमाण या 2 प्रमाण मैं आपको देता हूं, उससे आपको पता लग जाएगा कि प्रसाद अतीत में जाकर कर क्या रहे थे। अगर आपने चाणक्य सीरियल देखा हो, धारावाहिक देखा हो, तो उस धारावाहिक में एक गीत है जो गुरुकुल के, तक्षशिला गुरुकुल के स्नातक और अन्य लोग जो अपनी आजादी की मांग करने चले हैं, आजादी पाने चले हैं, वे गाते हैं। वो सामूहिक गीत है और वो है, हिमाद्रि तुंग सिंह पर प्रबुद्ध शुद्ध भारती, स्वयं प्रभा समुज्ज्वला स्वतंत्रता पुकारती, ये वाला गीत। तो ये जो चंद्र प्रकाश द्विवेदी ने, जिन्होंने चाणक्य धारावाहिक का निर्माण किया, उन्होंने इस गीत को बहुत अच्छे ढंग से कंपोज प्रस्तुत करवाया है। आपको कभी लगे तो शायद YouTube पर भी वो सुन के देखिए, तो आपको लगेगा कि प्रसाद की चेतना अतीत में जा करके खोज करके क्या ला रही थी। वे अतीत में क्यों जाते थे? क्योंकि अतीत में अकेले प्रसाद नहीं जाते थे। मैं आपको याद दिलाऊं तो अतीत में मैथिली शरण गुप्त भी जाते थे। जब वो जयद्रथ लिख रहे, यशोधरा लिख रहे थे, जब वो भारत भारती लिख रहे थे, तब भी वो अतीत में जाते थे। लेकिन उनके अतीत में जाने में और जयशंकर प्रसाद के अतीत में जाने में जमीन आसमान का फर्क था, जिसको अभी भदौरिया जी जिस किताब को दिखा रहे थे मेरी, मैंने उसमें इसका जिक्र किया है। और मुक्तिबोध का एक बड़ा लंबा उद्धरण मैंने डाला है कि वो नए भारत को शक्ति संपन्न और ऊर्जा संपन्न करने के लिए और नए भारत को उसके अतीत की शक्तियों और अतीत के पुरखों की याद दिलाने के लिए अतीत में जाया करते थे प्रसाद। ये प्रसाद इसलिए नहीं जाते थे क्योंकि गड़े मुर्दे उखाड़ रहे हैं, क्योंकि वो अतीत मुग्ध लेखक नहीं थे। अतीत को एक सोर्स ऑफ एनर्जी, सोर्स ऑफ इंस्पिरेशन, अतीत को एक आत्म तेज प्राप्त करने के लिए, प्रेरणा प्राप्त करने के लिए और अपने भविष्य में एक नया रास्ता तलाशने के लिए वे अतीत के पास जाते थे। तो प्रेमचंद ने जब ये वाक्य लिखा था तो उनकी आलोचना भी काफी हुई थी, उनको बहुत सारे लोगों ने घेरा भी था कि प्रसाद के अतीत में जाने को आप जिस तरह से समझ रहे हैं वैसा नहीं है।
और ये जब लिख रहे थे प्रेमचंद, तब तक प्रेमचंद की और प्रसाद की कोई आमने सामने की मुलाकात नहीं थी। वो एक दूसरे का नाम जरूर जानते थे, सुनते थे, एक दूसरे को पढ़ते रहे होंगे। इसका भी कोई प्रमाण मिलता नहीं कि प्रसाद ने भी प्रेमचंद को कभी पढ़ा कि नहीं पढ़ा। लेकिन प्रेमचंद तो प्रसाद को पढ़ रहे थे, क्योंकि दो उदाहरण तो है ही। एक तो स्कंदगुप्त का नाम मैंने लिया, दूसरा जो कंकाल उपन्यास था उसे उन्होंने पढ़ा। इससे आप समझ सकते हैं कि प्रेमचंद तो प्रसाद को पढ़ रहे थे। लेकिन दोनों की मुलाकात किसने कराई, दोनों करीब कैसे आए, ये जो बात है ये समझने की है। अभी मैंने कहा, एक डॉक्टर का नाम लिया जो होम्योपैथ थे, एच सिंह। उनकी बेटी मैत्रेयी सिंह है, माने वो सुभद्रा जी की बहन की बेटी हैं। उन्होंने जो संस्मरण लिखा है उसमें लिखा है कि एक दिन डिस्पेंसरी में एक तरफ से प्रेमचंद जी आके बैठे, दूसरी तरफ से जयशंकर प्रसाद आके बैठे। तो डॉक्टर सिंह ने प्रेमचंद जी से पूछा कि आप कभी प्रसाद जी से मिले हैं? तो उन्होंने कहा कि नहीं, मेरी मुलाकात तो नहीं हुई। तो उन्होंने फिर प्रसाद जी की तरफ इशारा करते हुए कहा कि ये प्रसाद जी हैं, मिलिए। वहां दोनों की मुलाकात हुई पहली बार, और ये 30 के आसपास का जमाना है, 1930 का। उसके बाद मिलने के बाद जो कुछ होता है, हालांकि इसके पहले प्रेमचंद एक पत्र 1927 में माधुरी के संपादक के रूप में जयशंकर प्रसाद को लिख चुके हैं। लेकिन जब वो पत्र लिख रहे हैं वो, तब उन्होंने प्रसाद को लिखा है प्रियवर। प्रसाद जी भी नहीं लिखा। 1927 के पत्र में जो माधुरी में लिख रहे हैं, माधुरी कार्यालय से, उसमें प्रियवर लिख रहे हैं। लेकिन जब वो बनारस आ गए और प्रसाद जी से मुलाकात होने की, निकटता होने की स्थिति आ गई, तब उन्होंने 2 चिट्ठियां लिखी, प्रिय प्रसाद जी, प्रिय प्रसाद जी, ये इस तरह से लिखा। और अंतिम चिट्ठी जो उन्होंने बंबई से लिखी, जब वो फिल्मों में चले गए थे और वो चाहते थे जयशंकर प्रसाद भी फिल्मों में चले जाएं, उनको बुला रहे थे, तब वो लिखते हैं प्रिय भाई साहब। इसलिए प्रेमचंद चिट्ठी लिखते समय 3 तरह का संबोधन इस्तेमाल कर रहे हैं। प्रियवर, अपरिचय से, परिचय से पहले, अपरिचित स्थिति में, और परिचय के बाद प्रिय प्रसाद जी। और जब अंतरंगता हो गई, बंबई पहुंच गए फिल्मों में जाकर, तब वो लिख रहे हैं प्रिय भाई साहब। माने रिश्ता खानू, माने एकदम रक्त संबंध जैसा बनाने की, अंतरंगता बनाने। तो वहां पर जब मुलाकात हुई, उसके बाद दोनों नियमित रूप से बेनियाबाग पार्क में, वहां के एक और लेखक थे बेढप जी, बेढप बनारसी, उनके साथ कृष्णदेव प्रसाद गौड़, उनके साथ तीनों घूमते थे बेनियाबाग पार्क में। और रोज सवेरे करीब घंटा 1.5 घंटा जो उनकी बातचीत होती थी तमाम विषयों पर, वो होती रहती थी। तो एक तो मैं ये कहना चाहता हूं कि ये जो मुलाकात हुई, इस मुलाकात में प्रेमचंद को नए सिरे से प्रसाद को समझने में मदद दी। क्योंकि ये जो प्रसाद थे, उनकी कविताएं चूंकि छायावाद की कविताएं थी, इसलिए अधिकांश लोगों को नहीं समझ में आती थी। छायावाद नाम ही व्यंग में रखा गया। छायावाद का मतलब था कि जिसमें रोशनी कम हो जिस कविता में, और छाया ज्यादा हो, धुंधलापन ज्यादा हो, वो छायावाद है। ये अलग बात है कि छायावादियों ने, खासतौर से जयशंकर प्रसाद ने, इसको उलट दिया अपनी व्याख्या करते हुए कि छायावादी कविता तो एक प्रकार से मोती की कांति से फूटती हुई आभा की कविता है। मतलब हृदय के गहरे अनुभवों से फूटी हुई कविता है।
झरना में जो उनकी कविता है, किसी हृदय का यह विषाद है, छेड़ो मत यह सुख का कण है, उत्तेजित कर मत दौड़ाओ, करुणा का विश्रांत चरण है। ये जो लिख रहे हैं, तो मैं ये कहना चाहता हूं कि ये जो प्रसाद छायावाद पे काम कर रहे थे और छायावाद का प्रवर्तन कर रहे थे, वो, वो ऐसी जगह से कर रहे थे सर आपकी आवाज नहीं आ रही।
आप इसको म्यूट करिए, फिर अनम्यूट करिए एक बार। जहां माइक बना हुआ है, MIC लिखा है, उसको आप म्यूट कर दीजिए, फिर अनम्यूट कर दीजिए। आपका चेहरा दिख रहा है। आवाज नहीं आ रही। जहां माइक बना है स्क्रीन में, आप देखिए, स्क्रीन में माइक बना है, उसको आप म्यूट करिए, अनम्यूट कर दीजिए। नीचे कैम लिखा है, इंतजार करें वो फिर। आवाज आ रही है? आप मुझे सुन पा रहे हैं? नहीं तो लिखिए कि नहीं सुन पा रहे हैं। ठीक है, तो मैं जो बात
कह रहा था उसे ही जो नवभारत, ये विशाल भारत के पत्रकार थे कलकत्ता के, उन्होंने प्रेमचंद को ये कहा कि ये जो लोग हैं इनका जो, तब प्रेमचंद ने उनको पत्र लिख के लिखा था और दूसरा फिर हिंदी में लिखा था। उन्होंने खास तौर से कंकाल को लेकर के लिखा और लिखा ये कि कंकाल अगर आपको अच्छा नहीं लगता तो कोई बात नहीं, लेकिन मुझे बहुत अच्छा लगता है। और दूसरी बात उन्होंने कही कि प्रसाद जी बहुत प्यारे आदमी हैं, उनको देखते ही मोहब्बत हो जाती है। मैं उनके बारे में जो पहले सोचता था उससे भिन्न व्यक्ति के रूप में वो मुझे मिले और मेरे अनुभव में आए। इसका मतलब यह है कि प्रसाद जी और प्रेमचंद दोनों निरंतर एक दूसरे को समझने की कोशिशें कर रहे थे। इतना ही नहीं, प्रेमचंद ने जब बेनियाबाग के पास अपने प्रेस के लिए और अपने रहने के लिए मकान खोजना शुरू किया और मकान मालिक से बात हुई, तो प्रेमचंद ने किराए वाले मुद्दे पर मकान मालिक से जब पूछा कि मैं कितना किराया दे दूं, तो उसने कहा कि आप सोच लीजिए और फिर आप दे दीजिए। तो उन्होंने चिट्ठी लिखी प्रसाद जी को कि इतनी इतनी जगह है, इतना इतना मुझे खर्च करना पड़ेगा, क्योंकि बगीचा भी है इसलिए एक माली भी लगाना पड़ेगा, तो मुझे कितना किराया देना चाहिए। मतलब यह है कि प्रेमचंद प्रसाद पर किस तरह से निर्भर करने लगे थे व्यवहारिक धरातल पर, जबकि हम लोग ये समझते हैं कि प्रेमचंद ज्यादा व्यवहारिक थे। लेकिन निजी मामलों में प्रेमचंद प्रसाद पर बहुत ज्यादा भरोसा करने लगे थे, और वो भरोसा करने लगे थे उसका कारण प्रसाद का वो व्यक्तित्व था जिससे धीरे धीरे वह समझने लगे और नए ढंग से उनको महसूस करने लगे थे। क्योंकि उन्होंने यह भी लिखा कि जब मैंने स्कंदगुप्त की समीक्षा की और ये कहा कि प्रसाद जी गड़े मुर्दे उखाड़ते हैं, तो मुझे बहुत सजा मिली और बाद में मैंने उसके लिए माफी मांग ली। असल में जो गड़े मुर्दे उखाड़ने वाली बात है, इसे भी हम लोग को समझना चाहिए कि प्रेमचंद ऐसा क्यों कह रहे थे। और वो कह एक प्रकार से गलत भी नहीं रहे थे, वो उसमें लेखक की कल्पनाशीलता की ताकत का सवाल सबसे केंद्र में था। प्रेमचंद ऐसा सोचते थे कि उस अतीत काल में जो हमारे जमाने से काफी दूर चला गया है, उस जमाने की रहन सहन, उस जमाने का मुहावरा, उस जमाने का उठना बैठना, कपड़े पहनना, व्यवहार करना, अगर हम सेना का वर्णन कर रहे हैं, राजा का वर्णन कर रहे हैं, तो हमारे अपने जमाने से उस जमाने के शासक लोग, राजा लोग या सेनाएं किस तरह किन शब्दों का इस्तेमाल करती थी, इसमें कितनी कठिनाइयां आएंगी। और ऐसा नहीं था कि प्रसाद ने कभी ये सब सोचा नहीं, प्रसाद ने सोचा। लेकिन अमृत राय ने एक बहुत खास बात जो लिखी है प्रेमचंद और प्रसाद को लेकर के, वो खास बात ये लिखी है कि जयशंकर प्रसाद संस्कृत, ब्रजी, हिंदी के ज्ञाता थे और प्रेमचंद फारसी के थे। वो फारसी की परंपरा से आ रहे थे, इसलिए उनकी परंपरा दूसरी थी और प्रसाद की परंपरा दूसरी थी। प्रसाद को अतीत में जाने में कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि प्रसाद अतीत का बहुत गहन अध्ययन रखते थे और इतना गहन अध्ययन रखते थे कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल को काव्य और कला के समझने की दृष्टि से, लिहाज से उनकी जो
कला की दृष्टि थी, साहित्य की दृष्टि, उस पर प्रसाद जी ने लिख दिया है बगैर नाम लिए कि इनको स्वरूप विस्मृति हो गई है। स्वरूप विस्मृति का मतलब यह है कि जो हमारे भारत का अपना स्वरूप था, उसे, उसमें जो काव्य है, कला है, संस्कृति है, दर्शन है, शुक्ल जी ये दावा और दिखावा तो जरूर करते हैं कि वो जानते हैं, लेकिन इनको उन मूल बिंदु स्थान बिंदुओं की समझ, उस, ये जयशंकर प्रसाद का इतना गहरा ज्ञान था। माने किसी दूसरे कवि और लेखक की ये हिम्मत नहीं थी, ये साहस नहीं था कि जो शुक्ल जी के बारे में इस तरह से वाक्य लिखे। तो मैं कहना ये चाहता हूं कि जयशंकर प्रसाद भारतीय वाङ्मय, भारतीय विद्याएं और भारतीय परंपरा, उसके अतीत के बहुत गहरे ज्ञाता थे। इसलिए उनके लिए बहुत आसान था अतीत में जा करके उसको भविष्य के लिए उपयोगी बना करके लाना। प्रेमचंद के लिए वो संभव नहीं था। इसलिए प्रेमचंद ने अपने जमाने को देखा, अपने समय के यथार्थ को देखा, अपने समय की मुसीबतों को देखा, अपने समय की तकलीफों के बारे में सोचा, और इसलिए प्रेमचंद में ये सब बातें हैं, उनके उपन्यासों में, कहानियों में। और खासतौर से प्रेमचंद जिस राष्ट्रीय आंदोलन से प्रेरित होकर के आए हैं, हमारे लोग, हमारे जो वामपंथी साथी हैं, वो मानते हैं कि प्रेमचंद बुनियादी तौर पर वामपंथी थे। मैं ऐसा नहीं मान पाता। मैं मानता हूं कि प्रेमचंद मूलतः पहले गांधीवादी थे, बाद में उन्होंने ये जरूर सोचा कि क्या गांधीवाद से भारत की समस्याओं का हल निकलेगा। लेकिन आज इसका जवाब देना और भी कठिन हो गया है, जब सारा का सारा हिंदुस्तान नए सिरे से गांधी को फिर से याद करने की कोशिशों में लगा हुआ। तब मैं आज भी नहीं कह सकता कि गांधी को लेकर के या गांधी के विचारों को लेकर के हम किसी संदेह में पड़ सकते हैं। प्रेमचंद इसके पहले जरूर आर्य समाजी थे, जबकि जयशंकर प्रसाद शैव थे, आर्य समाजी नहीं थे। वह शैव, शिव की साधना करते थे और इसलिए शैव मार्गी उनको कहा जाता है। और वो शैव जो एक प्रकार से ब्रह्म का प्रतीक ही है। तो प्रसाद जो है एक प्रकार से दार्शनिक चित्त के आदमी थे और प्रेमचंद सामाजिक और राजनीतिक चित्त के आदमी थे। ये फर्क था दोनों में। लेकिन जब जयशंकर प्रसाद ने कंकाल लिखा तो प्रेमचंद मुग्ध हो गए। तो इसलिए मैं ये कहना चाहता हूं कि अलग अलग जीवन शैलियों, अलग अलग जीवन स्वप्नों में अपना काम करते हुए, क्योंकि चंद्रगुप्त में वो चाणक्य की सृष्टि कर रहे हैं, ये गबन में जालपा और जोहरा से टकरा रहे हैं, रंगभूमि लिख रहे हैं, सूरदास के बारे में लिख रहे हैं, हीरा, वो वहां हीरा मोती दो बैलों की कथा में हीरा मोती के बारे में लिख रहे हैं, कफन कहानी लिखते समय घीसू माधव के बारे में लिख रहे हैं। ये आजादी के पहले के लोग हैं, एक प्रकार से लगभग 20वीं शताब्दी के ही लोग। लेकिन जयशंकर प्रसाद 20वीं शताब्दी के लोगों के बारे में नहीं लिख रहे हैं। वो लिख रहे हैं अशोक पर, वो लिख रहे हैं ध्रुव स्वामी पर, वो लिख रहे हैं हर्षवर्धन पर, राजर्षि पर, वो लिख रहे हैं विक्रमादित्य पर, वो लिख रहे हैं चाणक्य पर, वो लिख रहे हैं आम्भिक पर। तो मेरा ये कहना है कि जयशंकर प्रसाद की दुनिया, लेकिन वो किस लिए लिख रहे हैं? क्या वह भारत की आजादी नहीं चाहते? क्या वह भारत की स्वाधीनता के विरोधी हैं? तो मैं ये कहना चाहूंगा कि अगर भारत की स्वाधीनता के वो विरोधी हैं तो चंद्रगुप्त नाटक में वो ये गीत क्यों डाल रहे हैं, अरुण या मधुमय देश हमारा?
जहां पहुंच अनजान क्षितिज को मिलता एक सहारा। और वो जो पहले वाला गीत मैंने आपको सुनाया वो भी चंद्रगुप्त नाटक का ही है, हिमाद्रि तुंग सिंह में प्रबुद्ध शुद्ध भारती। तो ये जो प्रसाद लिख रहे हैं इसका मतलब ये है कि राष्ट्रीयता को, संस्कृति को, दर्शन को और भारत को एक पुंज के रूप में देखने की दोनों की दृष्टियां स्वतंत्र हैं, लेकिन दोनों भारत की ही सेवा में लगे हुए हैं, उसी राष्ट्रीय आंदोलन के साथ हैं जिसमें नेहरू भी हैं, गांधी भी हैं, नेताजी सुभाष बोस भी हैं, भगत सिंह भी है। एक बात इस संदर्भ में मैं आपको और याद दिला दूं कि जयशंकर प्रसाद के बारे में माना जाता है वो बहुत बड़े घर के आदमी थे, निस्संदेह वो बड़े घर के आदमी थे। उनका पारिवारिक व्यापार बहुत बड़ा था। बनारस के जो 4-6 रईस थे उसमें से एक जयशंकर प्रसाद थे। मतलब काशी नरेश के बाद जो दूसरा खानदान बनारस का था वो भारतेंद्र हरिश्चंद्र का था, और भारतेंद्र हरिश्चंद्र के बाद 2-4 खानदान जो और थे उसमें से एक खानदान जयशंकर प्रसाद का था। इससे आप समझ सकते हैं कि जयशंकर प्रसाद आर्थिक तौर पर कितने बड़े आदमी थे, लेकिन उनका साहस देखिए कि एक तरफ वो गांधी के बहुत मुरीद हैं, नेहरू के बहुत मुरीद हैं, लेकिन दूसरी तरफ वो अपने तंबाकू के कारखाने में अपने एक बहुत ही भरोसेमंद नौकर के साथ क्रांतिकारी चंद्रशेखर आजाद को छिपाए हुए हैं। ये दूसरे लेखक के जीवन में ऐसा मिलता नहीं। प्रेमचंद की पत्नी जरूर राष्ट्रीय आंदोलन में थी, जेल भी जाती थी। प्रेमचंद भी सोजे वतन लिख करके मुश्किल से जेल जाते जाते बचे। उनकी कहानियां तो जब्त हुई ही, नौकरी जाते जाते बची। तो दोनों की राष्ट्रीय चेतना में कोई फर्क नहीं था, लेकिन प्रेमचंद सोजे वतन की कहानियों के मार्फत आलोचना तक तो जा सकते थे। लोगों में जागृति फैलाने की ने तो सीधे
अब आ रही हो आवाज तो आप, रचना जी आवाज आ रही हो तो लिखिए। मेरी आवाज अगर आप लोगों तक पहुंच रही हो तो मैं आगे बोलूं। हेलो। धन्यवाद। तो मैंने आपसे कहा कि जयशंकर प्रसाद और प्रेमचंद दोनों उस महान राष्ट्रीय आंदोलन से जुड़े हुए थे। दोनों की दृष्टियां, दोनों के धरातल अलग अलग थे। और यह सोचने की जरूरत है कि ये जो धरातल थे, ये दो लेखकों के अपने जीवन सपनों के धरातल तो थे ही, दोनों के अपने व्यक्तित्व के धरातल भी थे। इसलिए, लेकिन सवाल तो यह है कि ये जो हिंदी साहित्य में बहुत दूर तक प्रचारित किया जाता है कि नहीं, प्रसाद तो एक ऐसी दुनिया के लेखक हैं जो सिर्फ कक्षाओं के योग्य हैं, और प्रेमचंद एक ऐसे संसार के लेखक हैं जिनका रिश्ता अपने समय से और अब उसकी समस्याओं से है। ऐसी बात नहीं है, क्योंकि एक स्तर पर प्रेमचंद काम कर रहे थे, वह भी उनकी राष्ट्रीयता थी और राष्ट्रीय राजनीति थी। दूसरे स्तर पर प्रसाद काम कर रहे थे, वह भी उनकी राष्ट्रीयता थी और उनकी राजनीति थी, लेकिन उनकी राजनीति की जो धुरी थी वो दर्शन थी और संस्कृति। वो इन दोनों के धरातलों पर अपना काम कर रहे थे। किसी राष्ट्र को केवल सत्ता तंत्र के माध्यम से चलाया नहीं जा सकता। प्रत्येक राष्ट्र की अपनी सांस्कृतिक चेतना होती है। उस सांस्कृतिक चेतना को भी जब तक हम सक्रिय नहीं करके रखेंगे तो कोई राष्ट्र अपनी अस्मिता को, अपनी पहचान को ठीक से कायम नहीं कर पाएगा। इसलिए मैं ये कहना चाहता हूं कि प्रेमचंद अगर सामाजिक आर्थिक सवालों को लेकर उलझ रहे थे, किसान को लेकर उलझ रहे थे, यहाँ के बुद्धिजीवियों को लेकर चिंतित थे, यहाँ के व्यापारियों और धर्म के ठेकेदारों को लेकर चिंतित थे, यहाँ के अन्य जो साधु महात्मा, बहुत सारे लोग जो गेरुआ वस्त्र पहन के जमाने में घूमा करते हैं, उनकी अकर्मण्यता को लेकर चिंतित थे, तो जयशंकर प्रसाद उस सांस्कृतिक अचेतनता को लेकर चिंतित थे जिससे पराधीनताएं आती हैं। तो इसलिए मेरा कहना यह है, क्योंकि जब प्रेमचंद बंबई पहुंचते हैं तो अपनी ढेर सारी दुखड़े समस्याएं, अपने ढेर सारी बातें करते हैं, और प्रायः अपनी चिट्ठियों में वो जयशंकर प्रसाद को अपनी सारी समस्याएं बताते हैं। ऐसा लगता है कि जैसे कि उनकी सारी समस्याओं का हल जयशंकर प्रसाद के पास है। और वहां पहुंचकर वही प्रेमचंद जो उन्होंने पहले ये आरोप लगाया था कि प्रसाद जी गड़े मुर्दे उखाड़ते हैं, वही प्रेमचंद प्रसाद को लिख रहे हैं कि हिमांशु राय चाहते हैं कि सीता पर वो कोई फिल्म बनाए, और अगर आप सीता पर फिल्म लिखें तो मैं उनसे कहूं, माने सीता तो और अतीत की बात है, प्रसाद तो कम से कम एक ऐसे इतिहास पे जा रहे थे जो इतिहास था, पुराण नहीं था, लेकिन सीता तो हमारी वाल्मीकि रामायण से चल के आती है। तो प्रेमचंद ने प्रसाद को लेकर के अपनी कितनी धारणाएं बदली, उनके बारे में अपने कैसे विश्वास बदले। और जैसा मैंने आपको कहा कि हंस जैसी पत्रिका का नाम भी उन्होंने प्रसाद जी से ही मांगा और प्रसाद जी ने दिया, उसे प्रेमचंद ने स्वीकार किया। जयशंकर प्रसाद की खास आदत थी कि अपने बारे में कभी कुछ नहीं कहते थे, लेकिन जब प्रेमचंद ने आत्मकथांक निकालना शुरू किया, और मेरे गुरुदेव जो प्रसाद जी के भक्तों में थे,
आचार्य नंद दुलारे वाजपेयी जब उन्होंने उस आत्मकथांक को लेकर के, उसकी योजना को लेकर के अपनी असहाय व्यक्त करनी शुरू की, तब भी प्रेमचंद को प्रसाद पसंद करते थे कि उन्होंने अपनी आत्मकथा की काल्पनिक कविता वहां भेजी, जो उनके लहर नामक सागर की सी कविता है। मधु गुनगुना कर कह जाता कौन कहानी, मुरझा कर गिर रही पत्तियां तो कितनी आज गई। इसी को पूछ जाते हैं कि मेरा कहाँ हुआ स्वप्न, मेरा कहाँ हुआ सुख, स्वप्न नहीं, मेरा कहाँ हुआ सुख जिसका देख जा गया। आलिंगन में आते आते अगर अगर मेरी आवाज आप लोगों तक पहुंच रही हो तो वहां आप हमको सूचित करें। ठीक है, बहुत धन्यवाद। मैं बोल रहा हूं तो वहां प्रेमचंद प्रसाद जी ने अपनी जो आत्मकथा वाली कविता प्रेमचंद को दी, इससे आप समझ सकते हैं कि दोनों की अंतरंगता कितनी बढ़ गई है और प्रसाद प्रेमचंद को कितना प्रेम करने लगे हैं, और जबकि प्रेमचंद प्रसाद पर कितना भरोसा करने लगे हैं। हम लोगों को आज ये सीखने की जरूरत है, क्योंकि जैनेन्द्र कुमार को एक पत्र लिखते हुए प्रेमचंद ने एक बहुत
विचित्र बात लिखी है कि जैनेन्द्र कुमार शायद परख उपन्यास पर कोई पुरस्कार पाने की स्थिति में थे और जैनेन्द्र कुमार ने प्रेमचंद को लिखा था कि बाबूजी आपको मिल जाए तो अच्छा है। तो उन्होंने लिखा कि अगर वैसे मुझे पुरस्कार लेने की कोई बहुत पाने की बहुत कामना नहीं है, लेकिन मिल जाएगा तो मैं ले लूंगा। लेकिन जो दूसरा वाक्य उन्होंने लिखा जैनेन्द्र को संबोधित करते हुए कि तुमको मिल जाए या प्रसाद जी को मिल जाए तो मुझे इतनी उतनी ही खुशी होगी जितना मुझे पाने पर होगी। माने प्रसाद जी के प्रति प्रेमचंद का भाव जो था वो किस तरह का था, ये माने आप इसको समझ सकते हैं। तो मैं आपसे ये कहना चाहता हूं आप लोगों से कि इस बात को आप समझें कि प्रेमचंद और प्रसाद के रिश्ते क्या थे और आधुनिक लेखकों को अपने रिश्तों को किस तरह से अपने समकालीनों के साथ परिभाषित करना चाहिए। मैं अमृत राय के वो एक पत्र जो है, दो पत्र जो उन्होंने 3 अक्टूबर 32 को लिखा और फिर 14 नवंबर 32 को लिखा, उनमें से जो 14 नवंबर 32 का पत्र है जो झुझलाकर लिख रहे हैं बनारसी दास चतुर्वेदी को, पत्र पढ़कर आपको सुना रहा हूं। कंकाल आपको अच्छा नहीं लगता, मुझे लगता है बात खत्म हुई। जरा वाक्य पर ध्यान दीजिए। कंकाल आपको अच्छा नहीं लगता, कामा मुझे लगता है, कामा बात खत्म हुई, पूर्ण विराम। प्रसाद जी बड़े प्यारे आदमी हैं, लवेबल चैप। अब मुझे उनको पास से देखने का मौका मिला है तो मैं पाता हूं कि साल भर पहले मैं उनके बारे में जो कुछ सोचता था वह उसके बिल्कुल उल्टे हैं। गलत फहमियां एक दूसरे के करीब आने से ही दूर हो सकती हैं। ये बनारसी दास चतुर्वेदी को वो संदेश दे रहे हैं। यहीं पर और अपने पिता के मित्र प्रसाद पर लिख रहे हैं, जो उनकी शब्दावली में मैं आपको सुना रहा हूं कि प्रसाद जी संस्कृत की परंपरा के आदमी थे और मुंशी जी फारसी के। अभी बात ये मैं आपसे कह चुका हूं। ले फिर अमृत राय लिख रहे हैं, दोनों के लिखने का रंग बिल्कुल अलग था, सोचने विचारने के ढंग में भी बड़ा अंतर था, कामा और इधर की उधर लगाने वालों की भी कुछ कमी न थी, कामा ताहम दोनों की दोस्ती बराबर गाढ़ी होती जा रही थी। ये बेटा लिख रहा है अपने पिता और उसके दोस्त के बारे में। और राम वृक्ष बेनीपुरी जो लिख रहे हैं वो मैं आपको सुनाता हूं। जो राम वृक्ष बेनीपुरी ने लिखा अपने संस्मरणों में दोनों की तुलना करते हुए, कि वो तुलना आप देखिए वो कैसी है और उसका महत्व आज हमारे आपके लिए क्या है। वो लिख रहे हैं कि किंतु हम नए लोग अधिकतर खिंचे रहते प्रसाद जी और प्रेमचंद जी के निकट। इसके बाद दूसरा वाक्य लिख रहे हैं, यहां अपनापा का बोध होता। यद्यपि प्रसाद और प्रेमचंद के रहन सहन और तौर तरीकों में जमीन आसमान का फर्क था। प्रसाद बातचीत रहन सहन सब में रईस, गोरा चिपटा हुआ मुखमंडल। फिर डैश लगाकर लिख रहे हैं बेनीपुरी जी कि अब तक एक भी चित्र नहीं देखा जिसमें उनकी प्रतिकृति सही आई हो। माने इतने खूबसूरत थे जयशंकर प्रसाद। बिहारी की नायिका की तरह उनका चित्र खींचने में जैसे कैमरा भी क्रूर सिद्ध हो गया हो। माने कैमरा उनकी खूबसूरती को अपने में उतार नहीं पाता था, इतने सुंदर थे प्रसाद। अब प्रेमचंद जी के बारे में लिखने, प्रेमचंद जी भी गोरे थे किंतु उनके चेहरे पर उस जवानी में भी कितनी झुर्रियां थी। लटपटी धोती, धब्बेदार कमीज, बेतरतीब मूछ,
ठीक इसके विपरीत प्रसाद जी की चुन्नट पड़ी धोती, रेशमी कुर्ता और चादर और सफाचट चमचमाता चेहरा। प्रेमचंद जी बातें करते करते बेतहाशा ठट्ठा मारकर हंस पड़ते। प्रसाद जी की मुस्कान गजब की थी, जोरों से हंसते भी तो रईसी शान से। प्रेमचंद जी के बालों में भूरेपन के साथ कुछ ललाई थी और आंखों में नीलापन। उस दिन अमृत मुझसे मिलने आए थे तो मैं रह रहकर उन्हें गौर से देखता था कि बाप से इस लड़के ने क्या क्या पाया है। इसके बाद जो दूसरा पैराग्राफ है ये बहुत महत्वपूर्ण है। एक ही समय में, एक ही शहर में साहित्य की नई दिशा देने वाले ये दो महारथी एक दूसरे से कितने पृथक थे। एक को इतिहास के सड़े गले पन्नों से नए नए पात्र ढूंढ निकालने और उनमें फिर से प्राण प्रतिष्ठा करने की व्याकुलता थी। वेद, पुराण, इतिहास जहां से जो कुछ अलौकिक जचा उसे लिया और उसे अमरता दे दी। ये प्रसाद के बारे में है। प्रेमचंद के बारे में लिख रहे हैं कि दूसरे को अपने गांव, मोहल्ले या शहर में उसकी आंखों के सामने चलने फिरने वालों के जीवन में ही रस मिलता था और उन्हीं को नाना रूप में सजाकर संवार कर लोगों के सामने उपस्थित करने में उसे मजा आता था। ये कहता था कि गड़े मुर्दे को क्यों उखाड़ रहे हो, देखो इन्हें, क्या तुम्हारी कला के ये हकदार नहीं है। इस पर वह मुस्कुरा पड़ता था, किंतु उसकी लेखनी कहती थी जमाना आने दो। उसकी लेखनी माने जयशंकर प्रसाद की। फिर दोनों का मूल्य निर्धारित हो जाएगा और जमाने ने बता दिया है, दोनों ने साहित्य को ऐसी निधि दी है जिसका मूल्य आंका नहीं जा सकता। अपने अपने क्षेत्र में दोनों अनुपम हैं, दोनों ध्रुव कभी मिलते नहीं, किंतु दोनों में आकर्षण है अपने अपने ढंग का, और मुझे दोनों का ही स्नेह और आशीर्वाद पाने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। ये बातें मैं इसलिए आपको सुना रहा था कि कम से कम आप लोग इन दोनों लेखकों को समझने के लिए ये देखें कि किसी लेखक को कैसे समझा जाता है और उसे असहमत कैसे रहा जाता है, उस असहमत को कितना सुंदर बनाया जा सकता है और उस सुंदरता से साहित्य की मर्यादाएं कैसे स्थापित की जा सकती। तो ये कुछ बातें हैं जो मैं आपसे करना चाहता था। अब मैं अपने वक्तव्य को समाप्त करूंगा और अंत में सिर्फ यह कहूंगा कि अगर हिंदी को ठीक से उसके प्रस्थान बिंदुओं को समझना हो, तीन दोनों लेखकों के शब्दों को और इनकी परस्पर की मैत्री को, इनके भरोसों को और इनके द्वारा रची गई स्वतंत्रता को, संस्कृति स्वप्न को समझने की जरूरत है। क्योंकि किसी लेखक को प्यार करने का मतलब है उसके सपने को प्यार करना और उसके संघर्षों को जीने की कोशिश करना। आप लोगों ने मुझे बहुत बाधाओं के साथ सुना, लेकिन सुना, इसके लिए मैं आप सब लोगों का बहुत आभारी हूं। संतोष भदौरिया जी के प्रति इसलिए आभारी हूं कि प्रेमचंद की जयंती के अवसर पर उन्होंने मुझे आप जैसे प्रबुद्ध पाठकों से बातचीत करने का अवसर दिया। मैं उनका भी बहुत बहुत आभारी हूं। धन्यवाद। बहुत आभार आपका आदरणीय विजय। बस अंत में यही कहना चाहता हूं कि साम्राज्यवादी दौर में अंग्रेजों ने भारतीय चित्त विजय की थी और उस चित्त विजय को की अपनी अवधारणा विकसित, उससे कैसे प्रेमचंद और प्रसाद लेखन के माध्यम से निकालते हैं और श्वेत भारतीयता की जमीन में उस चित्त का निर्माण करते हैं। दूसरी बात ये कि आपने की निर्मित में उनके व्यक्तित्व, बनावट और गुणात्मक में किन परिस्थितियों का योगदान रहा,
ये हमें छात्रों को पाठ्यक्रमों में मिलता न पढ़ाया जाता। इसलिए ये व्याख्यान महत्वपूर्ण है और महत्वपूर्ण है कि आपने कुछ ऐसी बातें हमारे सामने रखी हैं जो दोनों व्यक्तित्व को समझने और उसके सहारे उसके साहित्य को समझने और उस समय को समझने में बहुत मदद मिलेगी। मैं कहना ये चाहता हूं कि ये बातचीत कई खंडों में कई बार होनी चाहिए, तब हम प्रसाद को अच्छी तरह से समझ सकते हैं। सुबह आपको विदिशा निकलना है और 3 तारीख को आप इलाहाबाद में हम लोगों के बीच हुए। जो लोग जुड़े रहे उन सब से मेरा आग्रह है तारीख को आप आए और रूबरू विजय बहादुर जी को तुलना हिंदी विभाग में एक कार्यक्रम रखा गया है। मैं तहे दिल से अपनी जनसंवाद की तरफ से अपने तमाम श्रोताओं की तरफ से दर्शकों जो जुड़े थे आपका बहुत आभार और ये उम्मीद रखता हूं कि आप इसी तरह से हमें प्रेरित करते रहेंगे और अपनी बातचीत से साहित्य को करेंगे। धन्यवाद।